40 50 ऐसे करेंगे 57 तक। जल्दी जल्दी ऐड करिए। कितना आ रहा है? 48 से में ऐड करना है 57 तक सारे अंक को। कितना आ जाएगा बताइए? हाँ 100 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? चलिए बताइए जो भी आ रहा है, इसे एक अंक करके जोड़ते जाइए ना। 500 यही आ रहा है सबका? आ रहा ना? देखिए बस मेरा कहने का मतलब यही था, ये जो समय लगा है इसी को बचाना है। देखिए 2 सेकंड के अंदर होगा। 2 सेकंड कहाँ 2-3 मिनट में नहीं बता पा रहे हैं, तो कैसे कुछ कैलकुलेशन तो करिए। जो फार्मूला आ रहा है वो भी लगाइए। देखिए ऐसा कोई भी अंक हो, हमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो पहला अंक है उसमें 5 ऐड कर दीजिए। 48 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 52 होगा। बस उसके बगल में 5 रख दीजिए, आपका आंसर होगा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ 48 में, हाँ 4 5 नहीं 4, सब में कोई भी अंक हो उसमें 4। जैसे एक में कितना ऐड किए हैं? 4, उसके बगल में 5 रख दीजिए। ऐसे कहीं से भी स्टार्ट करिए। जैसे हम कहें आपका कोई भी 2 अंक का नंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 33 है। 33 से अगर हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? 42 तक। यही तो होगा, 10 अंक यही जाएगा। अब 33 में 4 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 37। क्लियर हो गया चीजें? मतलब कहीं से भी कोई भी अंक हो, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का कोई भी अंक हो, लगातार 10 नंबर तक का अगर है संख्या, तो एक पहली संख्या में 4 ऐड करके लास्ट में 5 रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक होता है आपका 99 से, जैसे 999 वाला, जैसे 99 से किसी भी एक से लेके 99 तक के अंक का गुणा करेंगे तो भी वही सी तरीके से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ले लिया, कोई भी अंक बोलिए 2 डिजिट का, 35, इसका मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा बताइए? उसी तरीके से बताइए। अब देखिए 35 है तो इसका कितना हो जाएगा? 34 होगा ना? 34 होगा। अब इसमें से हम कितना ऐड करें कि ये 9 हो जाए? ठीक है, इसमें कितना ऐड करें कि 9 हो जाएगा? तो 5। बात समझे? 34 यही आपका क्या हो गया? तो ये वाला निकालेंगे, यही आएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको दिया। 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि 1 का योग अंतर गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में उनके वर्ग का अंतर क्या है वो दूसरा सा। देखिए यहाँ पे अगर हम ले लें 2 संख्याएं, मान लीजिए कोई ले लेते हैं, मान लीजिए ए और बी हुआ, तो ए भी 2 संख्या है, तो उनका जो योग है यानी ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 5 दिया है, यानी कि 5x। ऐसे योग अंतर आपका a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? x 1 है तो x हो जाएगा। उसके बाद आपका है इसका गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर कितना दिया है? 18। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए हमें यहाँ से a का मान निकालना कितना आ जाएगा बताइए? a b का मान कितना आएगा? निकालिए। देखिए हर जब भी अब देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट, अब हम कहें इसमें ए बी का मान निकालिए, अगर इक्वेशन सॉल्व करने लगेंगे बहुत समय लग जाएगा। डायरेक्ट यहीं से आपको ए बी का मान कैसे निकालना है ये बता देते हैं, क्योंकि वहाँ इतना समय होता नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ से कहें जब भी इस फॉर्मेट में कोई चीज़ आए, जैसे देखिए a प्लस बी बराबर मान लीजिए 7, a माइनस बी बराबर 3, यही फॉर्मेट है ये। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें कहें इसमें ये चीज़ें पता होना चाहिए कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। तो जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ ये फैक्ट हो गया कि ये मेरा बड़ा संख्या है, बी क्या है?
संख्या है। तो जब बड़ी संख्या निकालनी है इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए, तो मेरा आंसर हो गया 5। बात समझे? छोटी संख्या निकालना हो तो इन दोनों का को माइनस करके मतलब इसका डिफरेंस लेके 2 से भाग दे दीजिए, तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। 4 का 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। ये आंसर आपका क्लियर हो गया। हो गया ना ये भी कमाल। अब ऐसे यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 6 का आधा करेंगे कितना 3। बी का मान कितना आ जाएगा बताइए, इसका डिफरेंस ले लेंगे 4 आएगा, भाग देंगे 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस यही चीज़ था। अब यही ए बी का मान क्योंकि किस में आएगा एक्स में आएगा, ये तो होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए कि एक्स का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा तभी ये पता चलेगा, क्योंकि एक्स मान है ना तभी नहीं यहाँ ए बी का मान आएगा और बी सी का मान आएगा। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे 3x ए की वैल्यू 2x है बी की वैल्यू इक्वल टू 18x। एक्स से एक्स कट गया और 2 3 6 एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए आपका एक्स इक्वल टू 3 आ गया, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15। या ऐसे ही ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो इक्वल टू 3 है तो ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 है तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहीं से डायरेक्ट 3 का 9 और बी का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पूछा क्या है उनके वर्गों का अंतर, ये तो है वर्गों का अंतर, यानी कि यहाँ क्या बताना उसको निकालने की जरूरत नहीं। ए क्यूब अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 81 माइनस 36 बटा देंगे कितना आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इतना लंबा नहीं करना है, बस अपने यहाँ ये चीज़ें तो सब समझाने के लिए बताएं, बात समझे। यहाँ से ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ गए, यहाँ से वैल्यू निकालें, तुरंत आंसर रखिए और कट से निकाल लिए। ये जो पूरा इसको सॉल्व करने का जो है ये आपका समय बच जाएगा, तो इससे करेंगे तो काफ़ी स्टेप जल्दी हो जाएगा। समझ में आ गया? ये देखिए हमेशा क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि 10 कमेटियों का क्रय मूल्य 8 कमेटियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है। हर टाइप से हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन है इसमें। स्टैक क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, कैसे हो बताइए। देखिए इसमें दिया है 10 कमेटियों का क्रय मूल्य, क्रय मतलब सीपी, 10 CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 SP। SP मतलब हो गया विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कौन सा इसमें सत्य है CP अपॉन SP। CP मतलब क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस, जिस पे चीज़ों को खरीदा जाता है। SP मतलब सेलिंग प्राइस, यानी जिस पे वस्तु को बेचा जाता है। ये हो जाएगा 8/10। प्रॉफिट क्या होता है, यानी SP माइनस CP। इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा बताइए, प्रॉफिट होगा कि लॉस। CP कम SP ज़्यादा है, प्रॉफिट होगा ना। हाँ, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2 का प्रॉफिट होगा। 2 का प्रॉफिट किसके आधार पे होगा, हमेशा प्रॉफिट जो होगा CP के आधार पे होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट 2/100 हो जाएगा 25, यानी 25% का क्या होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं? देखिए ये कह रहा है इसके ये बराबर है, जब बराबर होता है इसे जान लीजिए, तो ये CP बन जाएगा, ये SP बन जाएगा। तो बिना कुछ किए यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये स्टेप तो समझाने के लिए लिखा जा रहा है ना, आपका आंसर तो यही है, बस इसका डिफरेंस लीजिए तो यही तो होता है हर चीज़ में। अब हमें यहाँ पे देखिए किससे भाग देना, किसके आधार पे हमें क्वेश्चन निकालना है, तो जो CP है उसके आधार पे। तो यहाँ क्या बताएं कि जो CP SP के बराबर है, तो जहाँ CP लिखा होगा SP हो जाएगा, जो SP लिखा होगा CP हो जाएगा। एक बराबर करने का मतलब हुआ उसके बराबर हो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है 8 SP के बराबर है, तो 8 क्या बन जाएगा मेरा CP बन जाएगा, इसके बराबर है। तो यहाँ हम
जो प्रॉफिट या लॉस होता है किस पे होता है? सीपी के आधार पे होता है, क्रय मूल्य के आधार पे। तो इसे एक लाइन में यानी कि 2/8 लिख के 100 कर देंगे तो आंसर आपका आ गया 25%। ये फिर तो समझाने के लिए हो गया ना, समझने के लिए। एग्जाम में तो डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में इतना समय होता ही नहीं है। कोई भी पेपर देने जाएंगे उतना समय, एसएससी पेपर देने जाएंगे तो बहुत कम समय रहता है। अभी देखिए एसएससी तो 100 क्वेश्चन में आपका यानी कि 60 मिनट लगता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। मान लीजिए पी 2 अंकों की एक संख्या है और क्यू उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या है। यदि पी इंटू क्यू इक्वल टू आपका जो है 2430 है तो पी और क्यू के बीच का अंतर क्या होगा बताइए। इसमें क्या, इसमें ये कह रहा है कि कोई संख्या है उसी को पलट के दूसरी संख्या लिखी गई, तो इसका हम फैक्टर करें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उसका फैक्टर से दो संख्या ऐसा बना लेंगे कि इसका वो हो जाए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका हम फैक्टर करते हैं 2430, पहले किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। फिर किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 करना 3 4 करना 3 से कट जाएगा। 3 से दोबारा 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 5। ऐसा पूरा करिए कि एक दूसरे के विपरीत आ जाए। जैसे यहाँ गुणा करेंगे 5 के 15 और 15 दिए 15 45, करीब 45 आ रहा है। तो ये वाला कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए। क्या आ रहा है? 2 3 6 18 18 दिए 14। इसका जो मल्टीप्लाई होगा यानी 24 30 का जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा आपका 55 इंटू 50 हो जाएगा ना। इसीलिए देखिए चाहे 55 को पलट के लिखेंगे क्या हो जाएगा? 54 ये तो होगा। और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 54 माइनस 45 कितना आएगा डिफरेंस? 9 का डिफरेंस तो आएगा। यही तो कह रहा है पी क्यू के बीच का अंतर। समझ में आ गया? ऐसे फैक्टर करते हैं। वैसे 2 अंकों की अगर ऐसी संख्या तो 9 का मल्टीपल ही हो आता है अंतर। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि अंकों का क्रम बदल के, जब संख्या कोई 2 अंकों की संख्या के अंकों का क्रम बदल के अगर उसका अंतर लिया जाता है और संख्या सदैव किससे विभाजित होती है? संख्या सदैव किससे विभाजित होती है? 9 से विभाजित होगी। ऐसा कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी अंक बोलिए 2 अंकों का, कोई भी संख्या 2 अंकों की कोई संख्या बोलिए। उसके बाद दे लीजिए देखिए 84, इसका डिफरेंस लीजिए कितना है? 6 आ जाएगा। चलते देखिए 9 से 9 का फैक्टर है ना, 9 से डिविजल हो रहा है मतलब वो 9 से कटेगा ही कटेगा। और इसी पे कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं, अगर 2 अंकों की संख्या है फिर वही अंक पलट के उसको उसमें जोड़ दिया जाए तो 11 से डिविजल होगा सदैव। ये भी आया हुआ क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए यही हम ले लें 48, ठीक है ना। 48 को फिर हम 84 में जोड़ दें कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2 1 8 4 12 और 1। ये संख्या हमेशा 11 से डिविजल होगा। इस टाइप से कोई भी अंक आएगा। जैसे मान लीजिए हम कह दिए यही अंक ले लें 54 और आपका 45, इसको ऐड कर लीजिए तो 99 आएगा। क्योंकि 11 से डिविजल है, ये सदैव 11 से डिविजल होता है। और जो डिफरेंस होता है वो सदैव 9 से डिविजल होता है। ये चीज़ें यहाँ से क्लियर है। ये बताइए सबसे बड़ा बिंदु कौन सा है? कौन सा है बताइए? इसमें क्या करते हैं, इन
दो तरीका, एक तो इससे गुणा करके निकाल लीजिए, जिसके ऊपर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा अंक है तो इतना जल्दी गुणा कर नहीं पाएंगे। पहले दोनों तरीका हम बताते हैं इसका। जैसे मान लीजिए छोटा भिन्न होता है तो उसको कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए दिया होता है 5/4 3/5 या 6/5, इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है बताइए। इसको चेक करने का तरीका समझिए। जैसे मान लीजिए कहीं अगर 2 दिया है 5/4 तो 3/5, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 5 कितना हो जाएगा 25, 4 3 12, इसके ऊपर बड़ा होगा और बड़ा होगा। इन दोनों की बात करें तो बड़ा कौन होगा, ये होगा। अब इससे तुलना किससे करेंगे, देखिए ये बड़ा होगा यानी ये वाला छोटा वाला काट दिया, ये बड़ा पूछा है। अब 6/5 से इसका मल्टीप्लाई करिए तो 5/5 है 25, 6 हो जाए कितना हो जाएगा 24, बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया। जैसे ऐसे कोई भी अंक ले लीजिए, इसमें से छोटा भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, हाँ और किसी का सबसे छोटा भिन्न बताना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 4 25 20, इसमें छोटा क्या होगा ये होगा, इन दोनों में जो छोटा होगा वो ये होगा, यानी बड़ा वाला काट दीजिए। देखिए हम कितना हो जाएगा 8 3 24, 4 7 4 7 28 और 8 3 24, यानी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा ये वाला, समझे। जब ये तब सही है जब आपका क्या है अंक छोटे हैं, जब बड़ा अंक आ जाएगा तो ये संभव नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने का तरीका देखिए क्या है कि सबसे छोटा अंक पहले रख लीजिए, बड़े अंक से मत शुरुआत करिए। छोटा अंक 13 है, और 13 में कितने से गुणा करेंगे 26 आएगा, 2 से 13 से कितने में गुणा करेंगे 39 आएगा, 13 3 39 और 13 4 52, यानी कि इसमें अगर 2 से और गुणा करते तो भी और मिल जाएगा। एलसीएम का एक मतलब होता है कि जो सारे अंक से वो कटना चाहिए। देखिए ये जो अंक है ये 13 से भी कट जाएगा, 26 से भी कट जाएगा, 39 से भी कट जाएगा और 52 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम बन गया। अब ये इसका बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम 13 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 2 6 12, यही आएगा ना 12 नवा, यहाँ पर कितना हो जाएगा पैसे लिख लीजिए 108, 26 इसमें भाग देंगे कितना बचेगा आपका 4 आएगा। देखिए 26 से अगर भाग देंगे 13 तो 26 कट जाएगा, बचेगा कितना 3 दूनी 6 होगा। तो 6 से 17 छक्का कितना हो जाएगा 102, ऐसे लिखते चलिए, जो बड़ा होगा उसी को बड़ा लिख देंगे, समझे। 39 है 13 किया 39, 4 आएगा, 28 चौका कितना हो जाएगा 28 चौका कितना हो जाएगा 112। उसके बाद देखिए 52 से काट दीजिए कितना आ जाएगा, ये 99। इसमें देखिए बड़ा कौन सा है 112 बड़ा है, 112 किसके आधार पे आएगा, समझ में आ गया ना। ये हो गया एलसीएम। छोटा अंक होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, वरना समझ में आ तो पूछ लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ये होता है इसका आंसर क्या है। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिसर्च में पूछा गया है, तभी इसका स्लाइड बनाया, वहीं से सीधा इसका चल रहा है। इसका आंसर क्या हो सकता है, एक चीज इसमें जान लीजिए, एक चीज जैसे कहीं अगर लिखा है 1 सही 1 वाइट, इसका मतलब क्या होता है, अब आप जिससे पूछेंगे बताएगा। पहला 1 + 1/2, दूसरा 1 × 1/2, इसमें पहला सही है कि दूसरा, ये नहीं किसी को पता है। इसका मतलब इंटू नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्लस। ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो
इसका मतलब प्लस है, तो यानी सब ये 111 111 ये सारी चीज़ें 111 और से 1 ये जो दिया है इसको अलग करके हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। 1 11 111 1111 इसको अलग से ऐड कर सकते हैं। बात समझे? इसको अलग से ऐड करेंगे 1 इसको ऐड कर लिए और प्लस देखिए सब जगह 2 2 2 है, ऊपर वाला जोड़ दिए कितना हो जाएगा 4/2। तो एक बार लिखेंगे ऊपर सब जोड़ते चले जाएंगे 4। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 3 2 1 कितना हो जाएगा 1 2 3 बस समझे? अगर कोई चीज़ यहाँ बच जाता भाई तो उसको ऐसे रख देते हैं जैसे यहाँ पे यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उसी संख्या की व्युत्क्रम के 21 से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी बताइए। देखिए ये 2 तरीका, एक तो इक्वेशन बना के एक सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन बता दें a 10। अब क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उसी संख्या की व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाएगी। अब इसमें से अगर हम 4 घटा दें तो ये कितना बनेगा 6। समझे? क्या कह रहा है, 4 घटा दें तो वह उसी संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाएगी। तो इसी संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना होगा ये, अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका 21 गुना ही बनेगा। देखिए आ रहा है नहीं होगा, ये तो कह रहा है उसके व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाएगा। तो 21 गुना का मतलब उसका 1/10 करके उसमें 21 से गुणा करना है, यानी ए वाला आंसर नहीं। बी अगर दे रहे हैं, बी में क्या हो जाएगा, 9 - 4 करेंगे कितना हो जाएगा 5। अब फिर इसमें भी चेक कर लीजिए 1/9 गुणे 21 5 आएगा। ऐसे आंसर चेक करना पड़ेगा। सी 8 में से अगर हम घटाएं कितना 4 घटाएं कितना आ जाएगा मेरा 4। तो अगर ऐसे भी करें 1/8 गुणे 21 आएगा। एक बचा है लास्ट वाला, इसे चेक कर लेते हैं 3। अब 7 में से 4 घटाइए कितना आएगा 3। बात समझे? अब देखिए 1/7 में अगर 21 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 यार बात समझे? यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो 4 घटाने पे जो उसका कितना गुना होना चाहिए 21 गुना होना चाहिए, उसके व्युत्क्रम का 21 गुना। तो इसका व्युत्क्रम करके उसका 21 गुना करना, देखिए जो बराबर आ जाएगा तो यहाँ नहीं आया बराबर नहीं। इसने भी क्वेश्चन घुमाया है, खाली माइंड का खेल है, जैसे एक्स वाई मान के लगाएंगे और सब आए हुए क्वेश्चन आपके सामने ही लिखा हुआ है। अब यही सब क्वेश्चन बाद में रिपीट भी कर रहा है इसमें। एक बार देखिए इसको फिर से समझ लीजिए। इसमें क्या कह रहा था 21 गुना। अब 4 घटाने पे इसमें से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरा 6। 1/10 गुणे 21 6 आएगा। इसमें से 4 घटा देंगे कितना आएगा 5। 1/9 गुणे 21 आएगा। ऐसे इसमें से अगर हम 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। 1/8 गुणे 21 आएगा। ऐसे इसमें से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3। 1/7 गुणे 21 आएगा 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? यदि 2 संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्गों का योग 52 है तो दोनों संख्या कौन सी होगी? अब ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ से दोनों का योग क्या है 10, तो सबका योग आ रहा है, किसके वर्गों का योग 52 आ जाएगा। तो इसका वर्ग करिए कितना हो जाएगा 9 + 4 होगा 4 16 और 36 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा
कोई दिमाग लगाना नहीं आया था। यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है तो ये संख्याएं क्या है? 9 तो सब आ रहा है और व्युत्क्रम का योग जोड़ लीजिए 1/2 किसका आएगा? 1/2। अब ये देखिए इसका करेंगे तो 1 होगा, इसका तो आएगा नहीं, 1 और 1/8 1/2 तो आएगा नहीं, 1/2 1/7 जोड़ेंगे तो आएगा नहीं। ठीक है, इसका आ सकता है 1/3 प्लस 1/6। यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1 3/6। समझे, देखने में तो बहुत ईजी है, मतलब आसान लग रहा है साफ करने में, लेकिन इसमें ही कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि एक सही लगेगा, एक जल्दीबाजी में अगर नहीं पता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डालने का ही मतलब है कि आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है कि नहीं जानकारी, बस एग्जामिनर वही जानना चाहता है और उसका कोई मतलब नहीं। इसका क्या होगा? जब किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग 370 तो यह संख्या होगी। कौन सी संख्या है? इसका 3/8 निकालिए तथा 2/70 का योग इतना आ गया, वो संख्या कौन सी होगी? चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। कोई संख्या x मान लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3x/8 ये तो होगा और प्लस 2x/7 इक्वल कितना हो जाएगा 370। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 56 होगा, ये तो होगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 7 3 21 8 19 370। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये ऐसा नहीं कि डिजिट सेट होता है कि वो कट के आ जाएगा, एग्जाम में अगर आया हुआ है या ऑलरेडी 37 आ ही रहा है, देखिए ये आ रहा है 37/56 अब ये कट के कितना हो गया हमारा 0, ये से जवाब कितना हो जाएगा 560 है। समझ में आ गया कि नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो आसानी निकाली, इसमें कितना आएगा? औसत 20 से कितना आएगा? कितना आएगा आंसर? अभी इसका औसत अगर 20 है क्या हो जाएगा 5 + 10 + 15 + x, ये तो होगा। औसत 20 है तो 20 में कितना हो जाएगा? कितनी संख्या? 4 संख्या है, 4 संख्या पढ़ लीजिए। 15 5 20 10 30 नहीं 15 5 20 10 30 हाँ सही है। x और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 80, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 80 - 30 बराबर सही है ना। 15 5 20 10 30 इधर गया तो आ गया 50। समझ में आ गया? 600 खाने की
एक्स दिन, एक्स घंटा, एक्स मिनट और एक्स सेकंड सबको जोड़ के बताना है। अब एक्स सप्ताह मतलब कितना हो जाएगा, देखिए एक्स सप्ताह मतलब कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 7, ठीक है। या तो पहले ऐसे लिख देते हैं, स्माइली आपका वीक डेज, उसके बाद आपका आवर, मिनट, सेकंड, ये तो है। अब एक एक्स वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो डे कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 7, ये तो होगा। आवर कितना होगा, 7, देखिए 7x इंटू 60, ये तो होगा। और प्लस मिनट में कितने को होगा, 7x इंटू 60 इंटू 60, ये तो होगा। सेकंड में आएगा कितना हो जाएगा, 7x इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। अब जो आएगा यहाँ रख लीजिएगा, बात समझे। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है थोड़ा सा। पेज में अगर आ जाएंगे, एक्स दिन होगा, दिन को आवर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ देखिए ये क्या आपका पेज वाला गड़बड़ हो रहा है। वीक में कितना हो जाएगा, अगर एक्स है, एक्स ले लिए, डेज में होगा तो कितना हो जाएगा, कितना डेज हो जाएगा, 7 डेज हो जाएगा। आवर करेंगे तो इसमें 24 से पूरा होगा, ये यानी 7x इंटू 24। मिनट में होगा कितना हो जाएगा, 7x इंटू 24 इंटू वीक में 7x होगा और डेज में x केवल होगा, क्योंकि एक डे का है ना। नहीं, वो अलग अलग सबको ऐड करेंगे, फिर इसका स्टार्ट करेंगे। ये पहले एक्स सप्ताह का लिखेंगे, बात समझे, फिर एक्स दिन का लिखेंगे, फिर एक्स घंटे का लिखेंगे, एक्स मिनट का लिखेंगे, एक्स सेकंड का लिखेंगे, सबको लिख के तब वो आएगा, बात समझे। एक्स दिन का मतलब हो गया कि एक्स दिन का मतलब हो गया कि कितना, एक्स सप्ताह का मतलब हो गया कि इसमें कितना डेज हो जाएंगे, 7x डेज हो जाएंगे। सबको अलग अलग कह के जोड़ रहा है ना, यहाँ लिख दिया है, कामा लगाया ना, एक्स सप्ताह, कामा एक्स दिन, कामा एक्स घंटे, कामा एक्स मिनट और एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड है, समझे। यानी क्या क्या है, सबको ऐड कर, वो भी करेंगे, उससे भी आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखिए 7x इंटू 24 इंटू 60 इंटू। अब यहाँ डेज से स्टार्ट करेंगे, एक्स दिन से क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 24, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 24 इंटू 60, फिर सेकंड में हो जाएगा एक्स इंटू 24 इंटू 60 इंटू, उसके बाद फिर घंटे में है एक्स घंटा, एक घंटे को मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 60, कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 60 इंटू। हाँ समझे, यानी बहुत लंबा होता चला जाएगा। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा, देखिए घंटा हो गया, फिर आपका मिनट में आ जाइए, तो एक्स मिनट को अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स इंटू 60, फिर एक सेकेंड हो जाएगा। सबको जोड़ के लिख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। है इसमें लेंदी है थोड़ा सा, इसका ये नहीं कोई शार्ट तरीका, ये तो कैलकुलेशन आएगा तो आपको करना पड़ेगा, कि हर क्वेश्चन इजी नहीं आएगा, उस तरीका है। इसमें बताइए, जहाँ
जहाँ यम और एन धनात्मक पूर्णांक है तो यम का महत्तम मान क्या होगा? यम का महत्तम मान आया होगा, कितना हो जाएगा बताइए? कैसे निकालेंगे? अब देखिए m कहाँ मिलेगा आपका? जो 3 के पावर में होगा वही तो m लाएंगे। 3 के पावर में कहाँ बनेगा? कि यहाँ से अगर एक मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 बनेगा तो 3 वाला ही लेंगे। यहाँ से मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए और भी अंक है, 12 भी है, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, केवल 3 का मल्टीपल वाला लेंगे। 3 इंटू 5 मिलेगा, एक कौन मिलेगा? 3 इंटू 4 मिलेगा, और कोई मिलेगा? 12, फिर 9 भी आएगा ना 3 के मल्टीपल में, तो जो 3 के मल्टीपल में आएगा वही अंक लेंगे। 9 यानी कि 3 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 9 के बाद 3 के मल्टीपल में क्या मिलेगा आपका? 6 मिलेगा, तो 3 इंटू 2। उसके बाद फिर आपका क्या मिलेगा? 3। देखिए कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 के पावर कितना होगा? केवल 6 ही होगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। ये 3 बचे 15, एक 3 यहाँ मिला, 3 12 में मिल गया, 12 के बाद फिर 9 में आया 2 3, फिर आपका एक आ गया 6 में, एक आ गया 3। बात समझे? यानी कि 1 2 3 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल हमें 3 के पावर 6 मिलेगा, बाकी और क्या मिलेगा उससे मतलब नहीं है। आंसर मेरा कहाँ मिलेगा? जो 3 के पावर में होगा वही का आंसर देगा। यानी एम का मान कितना हो गया मेरा? सीधा ये आ जाएगा। ये बताइएगा इसका अच्छा क्या है? इसका क्या है बताइए? ABC का औसत इसमें क्या होगा आंसर बता सकते हैं? इसमें आंसर क्या होगा? आएगा कि नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसमें दिया है ABC का औसत भार कितना दिया है? 40। और देखिए लिखते जाइए, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। ABC का औसत भार अगर 40 है, इसका योग कितना हो जाएगा? 120 होगा। ऐसे BDE का औसत भार 42 दिया है, B प्लस D प्लस E का औसत भार 42 है, 3 से गुणा कर लीजिए, इसमें कितना आ जाएगा? 3 सर ABC तीनों का संयुक्त भार 40 किलोग्राम है ना ऐसा? तो सर आप तीनों को जोड़ दीजिए। औसत भार 40 है ना, तो औसत भार जब 40 है तो उसका योगफल कितना बनेगा? 3 से गुणा कर दीजिए। क्या समझे? कितना से ये 42 है, इसका औसत भार इसको 3 से हम क्या किए? गुणा कर दिए। अब ये ABC का टोटल भार कितना हो गया है? 120। ये BDE का टोटल भार कितना हो गया? 126। अब B का भार किसके बराबर ये पूछ रहा है? नहीं, ये कह रहा है कि F का भार B के भार के बराबर है। अगर F का भार B के भार के बराबर भी करते हैं तो ABCDE और F का औसत भार ज्ञात करें, इसमें से निकाल पाएंगे इसको? सर दोनों को जोड़ के उसका औसत निकालेंगे। हाँ चलिए, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो A प्लस 2B प्लस C प्लस D प्लस E, यही तो होगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, इसको जोड़े कितना हो जाएगा आपका? 2 4 6। और फिर क्या कह रहा है? ये चीज़ और कहा ना कि B का भार F का भार B के बराबर है, तो F का भार अगर B के बराबर है तो यहाँ से हम F को B के बराबर अगर रख देंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये तो हो जाएगा। और एक जो B है वो F के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं ये चीज़? अब देखिए टोटल, अब इसका औसत भार पूछ रहा है ना, ये सारे मिल गए ना इसमें। देखिए ABC यहाँ से मिल गया, BDE ABC DE और अब जाके वहाँ हो गया। अब इसका औसत भार टोटल कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 246 में 6 से भाग देंगे, क्या आएगा? कितना आ रहा है? ये बात समझे? नहीं तो जब नहीं जाने को तो कौन सा लगा देंगे? ये बात
यहाँ दिमाग कहाँ लगाना है आपको, ये जो लाइन लिख दिया है यहाँ पे इसी से आंसर आ गया। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो आंसर नहीं आता। समझ गए ना यहाँ पे? नहीं तो ये मैक्सिमम लोग इसको क्या है यही लगा देंगे, ये नहीं होगा क्योंकि क्या है इसमें आपका बी का भार एफ के भार के बराबर है। साल करा दिया जाए जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, जातीय मान, सब चीज़ें पता होगा ना। कौन सा लघुत्तम, लघुत्तम मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा छोटा है बताइए। दो पे खाते 40, 3 पे खाते 21, 4 पे खाते 18, 8 पे खाते 12। अब इसको देखिए आसान करने का तरीका ये है कि सबको 2 के पावर में जो हो पा रहा है उसको कर लीजिए 40, और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा बताइए। ये पावर के पावर होता है तो क्या होता है, इनमें होता है 2 2 4 18 में कितना हो जाएगा यहाँ पे, गलती से तो होगा। ऐसे यहाँ पे 2 2 2 4 यानी कि 3 आ जाएगा, 12 के हैं 36। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 पे खाते 30। तो लघुत्तम सबसे देखिए ये दोनों तो ऑलरेडी बड़ा हो गया, तो बड़ा तो ये हो गया, बात समझे ना, हम लोग छोटा बताना है। तो इन दोनों में से ये तो बराबर है, तो छोटा कौन सा आ जाएगा आपका 3 पे खाते 21, क्योंकि कम पावर है ना, इसका पावर ज़्यादा है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये तो वही है, इसका आंसर क्या होगा, ये सॉल्व कराया था नहीं हुआ, नहीं करवाया। अभाज्य खंडों की संख्या है, कितने अभाज्य अक्सर पूछा जाता है, बताइए। अभाज्य मतलब 2 का गुणनखंड हो जाए इस टाइप से, अभाज्य गुणनखंड यहाँ कितना होगा देखिए 1/6 और 8 के पावर 25 इंटू 3 इंटू 4 1। अब इसमें क्या करना है हमको, देखिए इसी 8 का जो पावर है इसी को कम करते चले जाना, इसी के तरीके से या 3 के पावर वाला ही कम करते चले जाना। अगर यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ क्या बन सकता है, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा, बात समझे। इसको
इसको, और यहाँ पे अगर बनाएंगे तो इसको 2 के पावर कितना कर सकते हैं, 2 के पावर 3 होगा 8, और 3 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 25 में, 25 किए हैं 75 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं चीज़ें, क्योंकि यहाँ से 3 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा 25, यहाँ 3, और यहाँ देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा 2। इसको ऐसे एक लाइन में करने देते हैं। अब इसको अगर आगे लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर -12 लिख सकते हैं कि नहीं, बात समझिए, क्योंकि ये पावर कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इंटू 3 के पावर -12 इंटू 2 के पावर 75 इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका -30। क्लियर हो गया, सीधा सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा। और इसे 2 में देखिए 2 के पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए, तो देखिए इसमें से इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा मेरा 42, 75 में से 42 घटा दीजिए, 42 घटा दिए कितना आ जाएगा 3, 33 आएगा, 3 के पावर कितना बचेगा -12 3 के पावर 3 -12, तो 2 भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है, 3 की अभाज्य संख्या है, तो 2 33 टाइम्स मिलेगा, 33 ये हो जाएगा और प्लस 3 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35, यानी कि कितने संख्या हो जाएंगे यहाँ पे 36। अच्छा 33 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 36, ये 36 है आपका अभाज्य, क्योंकि 2 से गुणा खंड करेंगे तो वही बनेगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 33 बार आ जाएगा और 3 बार ये आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं है चीज़ें, आया होगा क्वेश्चन आंसर भी है, लिखना तो लिख लीजिए, लिखेंगे लिखेंगे क्या आपको समझिएगा होंगे, समझने वाली चीज़। चलिए बिना PDF के बता दे रहे हैं कोई चीज़, कोई चैप्टर जो आपको ना समझ में आना चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसा हो जो पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चलिए बता दें। कौन सा कह रहे थे CISI
चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी बताए थे, मान लीजिए अगर कहीं दिया है आपका परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है कि आपका कितना हो जाएगा 1/100, यानी कि आपका हो जाएगा 0.0। ऐसे अगर 10% की बात करें तो कितना हो जाएगा 10/100, यानी कितना हो जाएगा आपका 0.1। ऐसे अगर 100% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 100/100 इक्वल टू, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब जैसे कोई भी अंक ले लीजिए, हम कहें 1250 का 20% क्या होगा, कितना होगा 1250 को 20%, कितना हो जाएगा, कितना होगा। ठीक है, 10 पेन नहीं चलाना, पेन बिल्कुल मत चलाइए, खाली बस दिमाग से साफ करिए, क्योंकि तभी कैलकुलेशन बढ़ेगा। 10% 125 का दुगना नहीं कर पाएंगे, तो उसमें पेन चलाने का मतलब ही नहीं है 250 एक तो निकालना है। अगर ये स्नातक क्योंकि अभी इसी पे ही डिपेंड हो भी है, हम कहें 5000 का ऐसे करने की 5000 रुपये का 40% क्या होगा, कितना हो जाएगा, कितने लोग बता सकते हैं 5000 का 40%? कैलकुलेशन करके नहीं बताना, दिमाग से बताना। 2000 यानी कि 10% कितना होगा 500, 500 का 4 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2000। बात समझे? तो अब ऐसे जान लीजिए कोई भी अंक होगा, जैसे हम कहें 15000 का 30% कितना होगा बताइए, कितने लोग बता सकते? 15000 का 30% कितना होगा बताइए? 15000 का 30% कितना हो जाएगा? 15 दिया 4500, यानी ये कैलकुलेशन फास्ट हो गया ना। बस इतना कैलकुलेशन फास्ट होगा तो वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका है ESI, सिंपल इंटरेस्ट। ESI होता क्या है, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है, कितना होता है साधारण ब्याज होता है, क्या बता सकता है? जो हर साल का ब्याज क्या होता है बराबर होता है। जैसे मान लीजिए 10% ब्याज की दर से अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो 5 साल का कितना हो जाएगा 50%, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं SI जो होता है प्रिंसिपल का R/T%। बात समझे? यानी कि प्रिंसिपल का RT% वही ब्याज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, प्रिंसिपल आपका दिया मान लीजिए 10,000 रुपये, ब्याज की दर मान लीजिए दिया है 10%, आया होगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन से देगा 10,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 10 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 15 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज। यदि साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज देंगे, साधारण ब्याज। तो इसका बताना क्या हमें SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया साधारण ब्याज। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए SI कितने साल का, कितने साल का पूछे हैं तो समय यहाँ पे मान लीजिए दे दिए, मान लीजिए 5 साल का। तो 5 ईयर का जो SI हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का RT%, यानी कि 10,000 का कितना परसेंट निकाल लेंगे, R/T इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 10×5 = 50, यानी कि इसका 50% कितना हो जाएगा, 10,000 का 50% कितना होगा 5,000। हो गया कि नहीं होगा? अगर हम देखिए ऐसे ओरली करिए, 12,000 रुपये हम कह रहे हैं, 12,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, खाली दिमाग चलाइएगा फिर नहीं चलाना। 12,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, समझ में आ गया? कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ा नहीं, कोई अमाउंट ही तो बदलेगा, परसेंटेज ही तो बदलेगा। 50 की जगह 30% कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा, अगर माय द वे 3 साल का होता तो आंसर कितना हो जाता। पेन ना चलाइए, खाली दिमाग चलाइए। 30% ही तो निकालना है, तो 12,000 का 30% कितना हो जाएगा 3,600, यही तो होगा। अगर मान लीजिए 2 साल का कहता, 12,000 का 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 10 दूनी 20%, 12,000 का 20% कितना बनेगा, 12,000 का 20% कितना होगा 2,400,
ये तो साधारण ब्याज होता है। और कुछ है, कोई भी अमाउंट है तो रखेगा, 10,000, 20,000, 30,000, 15,000, 40,000, 50,000 अमाउंट ही तो रखेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अमाउंट लेते हैं थोड़ा सा टिपिकल, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल मान लीजिए दे दिया 25,000, ब्याज की दर आपका दे दिया मान लीजिए 5%, समय मान लीजिए दे दिया 4 ईयर। अब इसका एसआई कितना हो जाएगा बताइए, कितने लोग बता सकते हैं? साधारण ब्याज कितना होगा? हाँ बहुत से। देखिए पहले की बात में देखिए कितना परसेंट निकालना है, 20% निकालना है। तो 25,000 का 20% कितना हो जाएगा? 5,000 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी साधारण ब्याज में कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो ब्याज की दर है जो समय उसी का गुणा कर लीजिए और उतना परसेंट निकाल लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये 33 से 1/3% भी दे सकता है, 66 से 2/3% भी दे सकता है, उस पर भी चलते हैं बस में। अब जैसे मान लीजिए वो एक चीज़ जान लीजिए, जो भी डिजिट देता है वो डिजिट ऐसा सेट करके देगा कि कहीं ना कहीं डिजिट कट जाए, ऐसा नहीं कि कोई भी डिजिट उठा के दे देगा। अब जैसे दे दिया, अभी एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल मान लीजिए हमने दिए 72,000। अब ऐसा नहीं 72,000 दे दिया तो डिजिट ऐसा दे देगा जो कटेगा ही, 7,775 भी दे सकता, कुछ भी दे सकता, इसमें भी चलेगी। मान लीजिए ब्याज की दर यहाँ दे दिया आपका 33 सही 1/3%। समय कितना लेने बताइए, जितना लेंगे उतना ले लें। 4 साल लीजिए। 4 साल CI क्या हो, SI क्या हो जाएगा बताइए। अब इसको देखिए, अगर इसको बदलेंगे ऐसे देख लीजिए, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/3 होगा, इसे समझना ही नहीं। क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100/3 हो जाएगा, 100/3% होता, परसेंट को हटा जाएंगे तो 100 गायब हो जाएगा, यानी कि 1/3 फ्रैक्शन में हो जाएगा। यानी कि हमें 1/3 क्या हो गया, R की वैल्यू हो गई, तो RT% होता है, तो R इंटू T करेंगे कितना हो जाएगा, 4/3 होगा। बात समझे? अब इसका सीधा 4/3 निकालने आ जाएगा, इसको भी नहीं आ जाएगा, ये तो होगा। 4/3 किसका निकालेंगे, 72,000 का 4/3, 3 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 निकलने 3 नहीं 6, 24 दिया है 72, और यहाँ ऊपर हो जाएगा, और इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 पूरा कर लीजिए, 0 यानी कि कितना हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा, क्योंकि 100% से ज़्यादा बन रहा है ना ब्याज, 96,000 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो R इंटू T आएगा उसी का गुणा किसमें लागू कर देंगे हम, जो प्रिंसिपल में, वही मेरा बन जाएगा। अब जैसे ऐसे मान लीजिए 72,000 ही होता है प्रिंसिपल, और अगर हम कहते हैं ब्याज की दर मान लीजिए दे देता 5%, समझिएगा, समय मान लीजिए दे दिया 5 ईयर, 5 साल का ब्याज कितना बन जाएगा बताइए, 5 साल का ब्याज कितना? पहले तो गुणा करिए, RT% कितना आएगा, 25% होगा। 25% बराबर होता है कितना, जैसे मान लीजिए कहीं 25% लिखा है तो उसका मतलब कितना, 1/4 ही तो होता है, यानी कि फाइनली वैल्यू हम 1/4 निकालेंगे, और 25% निकालेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, लेकिन उसका 1/4 निकालेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो 72,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, 18,000, ये तो हो जाएगा 18 चौक 18,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? इस टाइप से तो जो बटे में 2-3 चीज़ें जानना जरूरी है। एक फ्रैक्शन वाला थोड़ा कुछ बता दे रहे हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए मोटा मोटा है आपका, जैसे मान लीजिए कहीं दिया है 1/2, तो 1/2 को कितना लिखेंगे बताइए, 50%, यानी कि परसेंटेज बनाना है तो 100/2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 50%। ऐसे 1/3 कितना हो जाएगा, 100/2।
यानी कि 35 सही 1/3 है 100/4 यानी कितना हो जाएगा मेरा 30%। 1/5 यानी कि 100/5 यानी कितना हो जाएगा मेरा 20%। 1/6 यानी कि 100/6 ये होगा 100/6 को यानी 50/3 यानी कि 16 सही 2/3%। क्लियर है ना? जो मेन है उसको इसको चले जाने 1/7 100/9 हो जाएगा 7 14 से 2/7 1/8 यानी कि 100/8 कितना आ जाएगा मेरा 25/2 यानी कि 12 से 1/9 ऐसे 1/9 कितना हो जाएगा 100/9 यानी कि 11 से 1/9 1/10 इसमें कितना हो जाएगा 1/11 11 यानी कि 9 से 1/11 वैसे जैसे 33 से 1/3 का अगर ये 200 हो जाएगा 200/6 तो ये बढ़ता चला जाएगा। इससे भी बनता है क्वेश्चन। इसमें देखिए जैसे ये वाला आप बैठा लीजिए ये वाला हमेशा काम करेगा ये वाला हमेशा काम करेगा बाकी तो आप जानेंगे ये वाला तो निकाल ही लेंगे आराम से मार्क्स बढ़ जाएगा। यदि दिमाग में खाली बैठा लीजिए कि 20% बराबर कितना होता है 20% बराबर कितना होता है 5 होता है 25% बराबर 1/4 होता है। ये सब तो लिखे ही होंगे ना ये सब तो पता ही होगा बस जानकारी के लिए रखिए इसको। अब जैसे मान लीजिए अब ऐसे मान लीजिए जैसे एक और देता है कि कितने 5% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा 5 गुना 6 गुना आता है कि नहीं आता इस टाइप से। तो साधारण ब्याज में ही आता है। देखिए नोट्स हम क्वेश्चन इस नाते नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि सब क्वेश्चन आपको अगर PDF में दे दिया जाएगा तो कर ले जाएंगे बात समझे। खाली मेथड समझिए कि मेन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई दिया है साधारण ब्याज की दर से 5% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है और क्या होगा आपका टोटल अमाउंट बात समझिए। जैसे कोई प्रिंसिपल है कोई अमाउंट है तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना कोई ब्याज की दर दिया रहेगा तो समय पूछेगा समय दिया रहेगा तो फिर आपका ब्याज की दर पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े क्वेश्चन लिख लीजिए एक तो समझ में आ जाएगा। लिखिए क्वेश्चन देखिए 5% साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। प्रिंसिपल आपका मान लीजिए 100 है टोटल अमाउंट 200 हो जाएगा। इसका जो डिफरेंस होगा वो ले लीजिए कितना हो जाएगा 100 होगा। जो ब्याज की दर दिया उसी से भाग दे दीजिए। अगर या तो ब्याज की दर दिया रहेगा समय पूछेगा समय दिया जाएगा तो ब्याज की दर पूछेगा यही तो पूछेगा। 5 से भाग दीजिए ये आपका आ गया क्या ब्याज परसेंटेज दिया था ना 5% ब्याज की दर से कितने वर्षों में पूछा था तो ये 20 ईयर। अगर ब्याज की दर दिया रहता तो वो समय आ जाएगा अगर समय दिया रहेगा तो ब्याज की दर। वैसे मानिए क्वेश्चन सॉल्व बनाते हैं। मानिए प्रिंसिपल है टोटल अमाउंट प्रिंसिपल मान लीजिए आपका 100 है टोटल अमाउंट मान लीजिए 3 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ब्याज की दर मान लीजिए किसमें ले लीजिए ब्याज की दर R बराबर मान लीजिए कितना ले लें मान लीजिए 10% 5 10 15 20 कुछ भी ले सकते हैं 10% आएगा। तो इसका डिफरेंस ले लेंगे कितना हो जाएगा मेरा 200। ये क्या होता है ये आपका SI होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये तो मिलेगा 100 से 300 का 200 सिंपल इंटरेस्ट इसलिए 100 से भाग देंगे। अरे कितना जो ब्याज की दर है 10 है 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 20 है।
प्रिंसिपल है, टोटल अमाउंट है, मान लीजिए 100 है, इसका 1.5 गुना हो गया या 2 गुना हो गया या 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना होगा कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा सीधा सीधा। ब्याज की दर मान लीजिए यहाँ दे दिया, मान लीजिए 5% ले लिए, तो या समय ले लिए, मान लीजिए 5 साल में कितने % ब्याज की दर थे, 5 ईयर ले लिए, इसका डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा आपका 150। 150 में 5 से भाग देने कितना हो जाएगा 30, यानी ब्याज की दर कितना हो जाएगा यहाँ बात समझे? ब्याज की दर दिया रहेगा, समय आ जाएगा, समय दिया रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा ब्याज की